नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चंद्र आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश चंद्र ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में नदियों के बारे में बात कर रहे थे, उत्तराखंड की विभिन्न नदियाँ। तो आज हम बात कर रहे हैं एक नई नदी के बारे में जिसका नाम है काली नदी तंत्र। ठीक है ना। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ा। आशा करता हूँ आप सब लोग उस अच्छे तरह से वीडियो को देखा होगा और एक दो बार उसको ज़रूर देखें, तब जाके आपका वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है। तो आज दोस्तों हम नदी पढ़ रहे हैं काली नदी। ठीक है। तो काली नदी के बारे में शुरू करते हैं। ठीक है। अगर बात करें भाई काली नदी की, तो काली नदी उत्तराखंड और नेपाल के साथ, माना ये उत्तराखंड है और ये नेपाल है, इधर इधर। ठीक है ना, ये नेपाल है। तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच की सीमा रेखा, प्राकृतिक सीमा रेखा निर्धारित करती है कौन? काली नदी। तो काली नदी सबसे पहले तो ये भारत और नेपाल के बीच की एक प्राकृतिक सीमा रेखा निर्धारित करती है कौन? काली नदी। और दोस्तों, इसका ऐतिहासिक महत्व अगर हम देखें, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, तो संगोली की संधि हुई थी। कब? कौन सी संधि हुई थी? संगोली की संधि। संगोली की जो संधि हुई थी दोस्तों, संगोली की संधि हुई थी कब? 1815 और 1815 में हुई थी संगोली की संधि। जब अंग्रेज़ों ने गोरखों को उत्तराखंड से खदेड़ा था, तो उस टाइम पे 1815 में अंग्रेज़ों ने गोरखाओं के साथ एक संधि करी 1815। हालांकि गोरखों ने उसको 1816 में माना। तो इस संधि में निर्धारित किया गया था कि काली नदी नेपाल और भारत के बीच की जो सीमा रेखा होगी, प्राकृतिक सीमा, वो काली नदी को बताया गया। किसको बताया गया? काली नदी। इसे एक प्राकृतिक सीमा रेखा के रूप में नेपाल और भारत के बीच में स्थापित किया गया। अब हाल ही में एक विवाद रहा भारत और नेपाल के बीच में, जो कि उद्गम स्थल है कहाँ? काली नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, ये है काला पानी। कहाँ? काला पानी। और मिलप मैंने इसलिए लिखा है, पिछले एक पेपर हुआ था कोई, मुझे प्रॉपर तो ध्यान नहीं है, लेकिन उस पेपर में मिलम ग्लेशियर आंसर दिया गया था। हालांकि मिलम वास्तव में देखा जाए तो मिलम इधर है, काफ़ी दूर है, वहाँ से काला पानी वाले क्षेत्र से काफ़ी दूर है मिलम ग्लेशियर। तो शायद बाद में आयोग ने डिलीट भी किया था क्वेश्चन। तो मिलम ग्लेशियर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आयोग ने वो माना था वहाँ पे। ठीक है। ओरिजिनल ये उद्गम स्थल देखें तो काला पानी है। किसका? ये काली नदी का। तो काली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? काला पानी। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे ही लिपुलेख दर्रा है, जो भारत और तिब्बत के बीच में है। भारत और तिब्बत के बीच में जाने के लिए एक दर्रा पड़ता है यहाँ पे, कौन सा? लिपुलेख। आपने सुना होगा लिपुलेख। इसे गुंजी पास भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गुंजी पास, यानी कि गुंजी दर्रा भी कहते हैं इसको। ठीक है, इतना ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमने काली नदी का उद्गम जाना, उद्गम किया है काला पानी। और काला पानी दोस्तों एक विवाद रहा है भारत और नेपाल के बीच में हाल ही में। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करना चाहूँगा ताकि आपको एक पता रहे, कहीं परीक्षा में कभी पूछ दिया जाए। ऐसा नहीं कि अब आयोग प्रॉपर काली नदी के बारे में पूछेगा, जरूर नहीं कि वो प्रॉपर किसी नदी को ही पूछेगा, ऐसा नहीं है। वो काली नदी से संबंधित किसी भी फैक्ट को पूछ सकते। काला पानी एक विवाद रहा, इसको भी पूछ सकते, क्योंकि करंट का क्वेश्चन भी वो बना सकता है। तो ऐसे समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। हुआ क्या कि भारत ने, ये उत्तराखंड है बाय द वे, ये उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है और इधर नेपाल है। तो उत्तराखंड में इस पिथौरागढ़ जनपद में है ये। ठीक है, इस पिथौरागढ़ जनपद में यहाँ पे भारत सरकार ने एक रोड बनाई, सीमांत जिले में लिपुलेख या काला पानी वाले क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण किया था। तब नेपाल सरकार, यानी कि केपी शर्मा ओली शर्मा जो भी हैं, वो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वो चीन समर्थित व्यक्ति हैं। ठीक है। अब उन्होंने एक इसकी तर्ज पर, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने एक नेपाल का नक्शा जारी किया, जिसमें काला पानी को उन्होंने अपना बताया, यानी कि नेपाल का दावा काला पानी पर किया। ठीक है, कि काला पानी जो क्षेत्र वो नेपाल में आता है। लेकिन इसके पर्याप्त आंकड़े भारत ने उसको दिखाया कि काला पानी क्षेत्र जो है भारत के अंतर्गत आता। ब्रिटिश सरकार में 1830-31 के दौरान इस कालापानी क्षेत्र के लोग यहाँ की सरकार को टैक्स देते थे।
ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भारत का अधिकार है काला पानी पे। तो ये काला पानी अगर कभी पूछा जाए दोस्तों, काला पानी विवाद किसके साथ है, तो भारत और नेपाल के बीच में हाल ही में रहा था। ठीक है, सबसे पहले काला पानी से काली नदी का उद्गम होता है और यहीं पर कहीं ब्यास आश्रम पड़ता है दोस्तों। क्या पड़ता है? ब्यास आश्रम। ब्यास आश्रम भी कहाँ है? इधर ही काली नदी के तट पर, यानी कि इस काला पानी या लिपुलेख दर्रे के पास ही ब्यास आश्रम है। ठीक है, सबसे पहले जब काली नदी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है तो इसमें सबसे पहली जो सहायक नदी आती है इसका नाम होता है दोस्तों क्या? कुटियांगटी। जो कुटियांगटी नदी आपको दिख रही होगी, कौन सी नदी? कुटियांगटी नदी। कुटियांगटी एक गांव पड़ता है, जैसे कि चमोली का अंतिम गांव कौन है? माणा। इसी प्रकार पिथौरागढ़ का ये सीमांत गांव है। ठीक है ना, अंतिम गांव में से एक गांव है। कुटी गांव कहें या फिर यांगटी बिशिन कहें। ठीक है, यहाँ से कुटियांगटी नदी का उद्गम होता है और ये कुटियांगटी नदी में कुछ छोटी छोटी गाड या छोटे छोटे नाले आकर मिल जाते हैं, जिनमें से प्रमुख सहायक हैं संगचुमना, थुमका गाड और निरकुर गाड। ठीक है ना, ये 3 नदियाँ इसकी सहायक हैं। और भी इसकी सहायक है, ऐसा नहीं है कि केवल ये 3 ही इसकी सहायक है, और भी इसकी बहुत सारी सहायक होंगी, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है मैंने यहाँ पे वही मेंशन की है। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली सहायक नदी कौन हुई? कुटियांगटी नदी। एक गुंजी नामक स्थान पे काली नदी में मिल गई। ठीक है, इसके बाद जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो दूसरी नदी है, एक जगह पड़ती है पिथौरागढ़ इस साइड में, गोवन खान। इसको हिमनद भी कहा जाता है भाई। गोवन खान एक हिमनद है। क्या है ये हिमनद है एक, यानी कि एक ग्लेशियर है गोवन खान। गोवन खान या इसी क्षेत्र में आपने ये सुना होगा क्या? आगे के चैप्टर में बात करूंगा, जब मैं महान हिमालय वाला भाग आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें एक दर्रा भी आएगा। महान हिमालय में क्या पढ़ते हैं? बेसिकली हम उत्तराखंड की महान हिमालय में झील, ताल और पर्वत, ग्लेशियर, दर्रे यही पढ़ते हैं ना। तो दर्रा, एक दर्रा पड़ता है सिनला दर्रा। कौन सा दर्रा? ये सिनला दर्रा है। ये सिनला दर्रा है, सिनला। ठीक है, और सिनला दर्रा पड़ता है पिथौरागढ़ में, इतना ध्यान रखना। इसकी इस तरफ है दारमा घाटी, इसकी इस तरफ है दारमा घाटी और इस तरफ है ब्यास घाटी। तो ब्यास घाटी और दारमा घाटी को जोड़ने वाला जो दर्रा है कौन सा है? सिनला दर्रा है। तो यहीं पर ये दारमा घाटी पड़ती है। इस दारमा घाटी से एक नदी निकलती है दोस्तों, कौन सी? एक नदी निकलती है लिसर। ये लिसर निकली यहाँ से, और इसके पूर्वी छोर से दारमा नदी निकलती है। इन दोनों नदी के संयुक्त जलधारा को ही धौलीगंगा कहते हैं, यानी कि पूर्वी धौलीगंगा कहते हैं। ठीक है, इस पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदियां हैं। जब दारमा घाटी से आ रही है और एक नदी इसकी दारमा सहायक हो गई, एक नान दारमा भी है इसमें। ठीक है ना, और दूसरी जो नदी है वो सेला यांगटी है, और तीसरी नदी आप एक ध्यान रखेंगे इसको, कंचुतिच। ठीक है ना, जब भी आपको लगे कि अगर कोई भी नदी है आपको लगे कि थोड़ा सा चाइनीज़ टाइप का नाम है या नेपाली टाइप का नाम है, तो आप सीधे टिक कर देना पिथौरागढ़। ठीक है ना, यानी कि काली की सहायक है ये। ठीक है, जैसे ये क्या सेला यांगटी हो गया, कंचुतिच, थोड़ा सा अजीब से नाम है ना, तो आप सीधे अगर कभी नहीं भी आ रहा है पेपर में तो फिर आप सीधे लगा दीजिए कहाँ? पिथौरागढ़। यानी कि कहीं ना कहीं ये नेपाल से सटे हुए क्षेत्र से संबंधित ही ये है। ठीक है ना, तो एक नदी है इसकी पूर्वी धौलीगंगा की, एक सहायक नदी है कौन सी? सेला यांगटी, एक कंचुतिच और एक नान दारमा। और जो शुरुआत में एक लिसर और दारमा जो नदियाँ आती हैं उनसे मिलकर ही इस पूर्वी धौलीगंगा का निर्माण होता है। ठीक है, और पूर्वी धौलीगंगा आकर कहाँ पर मिलती है? तवा घाट, खेला, या कहीं कहीं कभी कभी परीक्षा में तवा घाट और खेला दोनों ना आए तो श्यालपंथ भी वही तवा घाट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्यालपंथ। ठीक है, इस पूर्वी धौलीगंगा पे कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि एक बांध है छिरकिला बांध। ठीक है ना, छिरकिला परियोजना किस पर है? तो पूर्वी धौलीगंगा पर है। दूसरा डैम है धौलीगंगा परियोजना। तो धौलीगंगा परियोजना भी किस पर है? पूर्वी धौलीगंगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो पश्चिमी धौलीगंगा है उस पर भी एक परियोजना बनाएगी, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज न रहें। कभी भी अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए कि धौलीगंगा परियोजना किस नदी पर बनी है, तो पूर्वी धौलीगंगा, जबकि पश्चिमी धौलीगंगा पर विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना बनी है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप। अगला अगर हम बात करें, एक छिरकिला डैम हो गया, एक धौलीगंगा परियोजना हो गई। तीसरे डैम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे
गरबा तवा घाट परियोजना भी किस पे है, ये इस साइड को है दोस्तों, मैंने पीछे मेंशन किया, इस साइड को कहीं पे है ये, ठीक है ना, गरबा तवा घाट परियोजना, ठीक है। और पूर्वी धौली गंगा आकर कहाँ पे मिले, तवा घाट खेला। तवा घाट में भाई एक बौद्ध धर्म से संबंधित यह स्थान प्रसिद्ध है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरी नदी की बात करें तो तीसरी नदी भाई आपने बहुत प्रसिद्ध नदी है, पहले पुराने एग्जाम में होता क्या था, जब वो यहाँ पे आयोग पुराना एग्जाम करवाती थी, कंडक्ट करवाती थी, तो फिर उनमें मेन नदी होती थी गोरी और काली का संगम कहाँ पे होता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता था ना। अब तो गोरी गंगा और काली गंगा का संगम कभी पूछा नहीं जाता है, क्योंकि अब क्वेश्चन की प्रवृत्ति थोड़ा सा बदल चुकी है, थोड़ा सा आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, और थोड़ा सा बारीक चीज़ें जैसे छोटी छोटी घाट भी हैं या सहायक नदी, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आयोग भी कहाँ से पेपर बनाएगा, ठीक है ना, कोशिश करेगा आपको फंसाने की, तो कोशिश करेगा कि आप जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक आप पढ़िए, लेकिन एक सीमा तक, ठीक है ना दोस्तों। तो तीसरी नदी जो है दोस्तों, ये है आपका कौन सी, ये गोरी गंगा। गोरी गंगा का उद्गम होता है मिलम। अब यहाँ देखिए मिलम यहाँ पे दिया हुआ था आयोग ने एक बार, लेकिन मिलम वास्तव में इधर है, मिलम ग्लेशियर, ठीक है ना। अब पिथौरागढ़ के कुछ ग्लेशियर हैं दोस्तों, जैसे मिलम, मिलम से ये किससे ही याद रखेंगे आप, फिलम, ठीक है ना, फिलम, लीलम, लीलम और एक रालम। ये सारे ग्लेशियर कहाँ पड़ते हैं, लम लम वाले ना, मिलम, फिलम, लीलम और रालम, ये सारे ग्लेशियर कहाँ पड़ते हैं, तो ये पिथौरागढ़ में। तो गोरी गंगा का जो उद्गम होता है दोस्तों, ये कहाँ से होता है, ये मिलम ग्लेशियर से होता है। और गोरी गंगा जब आगे की तरफ प्रवाहित हुई तो एक जलजीबी नामक स्थान पर काली से मिल जाती है, काली नदी से, ठीक है ना। अब गोरी गंगा की जो लंबाई है दोस्तों 104 किलोमीटर है, कितनी है, काफ़ी लंबी है, 104 किलोमीटर। और इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों, एक है रालम गाड, मैंने कहा था ना मिलम ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में, रालम भी, ठीक है ना, पिथौरागढ़ में पड़ता है। एक नदी है रालम नदी, इसकी सहायक। दूसरी नदी है, एक नदी का नाम है मदकानी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कभी कभी पेपर में कंफ्यूज मत होइएगा आप कि एक नदी है मंदाकिनी, मंदाकिनी जो कि अलकनंदा की सहायक रुद्रप्रयाग में आकर मिल रही है। एक नदी का नाम है मदकानी, क्या है, मदकानी, मदकानी। तो मदकानी जो नदी है दोस्तों, इसमें कभी कभी ऐसा मत सोचना कि एग्जामिनर ने गलत लिख दिया है, उसको बिंदी लगाने की याद नहीं रही, ठीक है ना, या यहाँ पे बड़ा दा लिखने की याद नहीं रही। एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है हमेशा कि भाई बच्चा कहाँ पे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो जो मदकानी नदी है दोस्तों, ये गोरी की सहायक है, इसको कभी कभी मंदानी भी कहते हैं, ठीक है ना। और मंदानी जो ग्लेशियर है दोस्तों, ये उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है, ठीक है। इसकी जो दूसरी सहायक नदी है, ये भानुकल्पा या सुनकल्पा इसे कहते हैं, जो कि रालम हिमनद से निकलती है। और तीसरी जो सहायक नदी है गोनखा गाड, ठीक है ना। और एक नदी इसकी और सहायक है रोंटी गाड। तो एक गोरी गंगा की सहायक नदियां हैं, नंबर 1 मदकानी नदी या मंदानी नदी, दूसरी सुनकल्पा या भानुकल्पा, तीसरी है गोनखा गाड, चौथी है रोंटी गाड और एक नदी रालम गाड। तो ये सारी याद रखनी है आपको, जो ट्रिब्यूटरीज हैं तो ये सारी याद रखनी है आपको, ठीक है ना। सहायक नदियों को भी आपको ध्यान रखना है। और इस पर दोस्तों जो बांध बनाए गए हैं ना, एक किरमौली बांध है जो कि पिथौरागढ़ में है, और एशिया बगड़ बांध भी किस पर है, गोरी गंगा पर है, ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है ना। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, चिरकिला बांध और धौली गंगा परियोजना, तो ये धौली गंगा पर है और कहाँ पे है, पिथौरागढ़ की जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये दोस्तों, ठीक है। अब जब गोरी नदी आगे आई तो ये कहाँ पर मिली काली से, जौलजीबी। और जौलजीबी पिथौरागढ़ का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, जो कि यहाँ पे एक मेला भी लगता है दोस्तों, ठीक है। 1914 यानी कि डेट अगर हम देखें तो आई थिंक 14 नवंबर 1914 से यहाँ पे एक मेला लगना शुरू हुआ, जिसका नाम है जौलजीबी मेला। तो जौलजीबी मेला की शुरुआत 1914 से हुई, और एक व्यक्ति थे पदम बहादुर पाल, ऐसा कुछ करके उसका नाम था आई थिंक। तो इन्होंने इसकी शुरुआत की 14 नवंबर 1914 से की, ठीक है। और 1914 के बाद अगर हम देखें 100 साल बाद इस मेले को हो गए थे 100 साल। तो कब, 2014 में 100 साल हुए होंगे। तो इस 2014 में इस जौलजीबी मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है ना। राजकीय मेला किसे घोषित कर दिया,
जौलजीबी। तो जौलजीबी मेले को कब राजकीय मेला घोषित कर दिया था? तो 2014 में। ठीक है, काली और गोरी के संगम पर लगता है जौलजीबी मेला। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है भाई कुमाऊं का, यानी कि पिथौरागढ़ का। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें तो अगली जो सहायक नदी है दोस्तों, काली की अगली सहायक नदी है, ये है सरयू नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? सरयू नदी। सरयू नदी की बात करें तो इस बागेश्वर में स्थित एक स्थान है सरमोल। कभी लिखा होता है परीक्षा वाणी में या अन्य बुक में सरमोल झंडी। ठीक है ना, तो सरमोल झंडी से ये नदी निकलती है, सरयू नदी। और सरयू नदी आकर के पंचेश्वर नामक स्थान पर काली से मिल जाती है। ठीक है ना, अब बात करें इसकी सहायक नदियों की तो देवरा नामक स्थान से, ठीक है दोस्तों, देवरा नामक स्थान से ये नदी, देवरा नामक स्थान से दोस्तों ये नदी निकलती है। कौन सी? गोमती नदी। और गोमती नदी बागेश्वर में आकर के सरयू से मिल जाती है। ठीक है ना, देवरा के पहाड़ी से निकली गोमती नदी और कहाँ पे मिल गई? बागेश्वर में सरयू नदी से आकर मिल गई। ठीक है ना, आगे की ओर बढ़े तो पनार नदी एक महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। तो पनार नदी दोस्तों ये ककड़ी घाट में, कभी कभी लिखा होता है काकड़ी घाट, तो ककड़ी घाट में पनार नदी सरयू से आकर मिल जाती है। और ककड़ी घाट एक प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए उसे उत्तराखंड का बोध गया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोध गया। बोध गया किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का बोध गया अगर आपको पूछा जाएगा पेपर में तो ककड़ी घाट को, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से बुद्ध भगवान को, बुद्ध महाराज को बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार से यहाँ पे स्वामी विवेकानंद को ककड़ी घाट में ज्ञान की प्राप्ति, इसीलिए इसे उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है इसकी पूर्वी रामगंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों पूर्वी रामगंगा। ये निकलती है नामिक या पॉन्टिंग ग्लेशियर से, और इसमें से जो मुख्य ग्लेशियर है दोस्तों नामिक ग्लेशियर है, तो आप नामिक लगाएंगे, अगर नामिक नहीं है तो फिर पॉन्टिंग आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से पूर्वी रामगंगा निकली, और पूर्वी रामगंगा की जो लंबाई है दोस्तों ये 108 किलोमीटर है, और ये रामेश्वर नामक तीर्थ स्थल पर मिल जाती है। किससे? सरयू से। इसकी जो कुछ सहायक नदी पूर्वी रामगंगा की, एक तो नाला पानी घाट, दूसरी है बरेल घाट, और तीसरी है दिहुल घाट। तो इन छोटी छोटी नदियों को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी सरयू नदी की जो लंबाई है दोस्तों, सरयू नदी की लंबाई है 146 किलोमीटर। कितनी है? 146 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। सरयू की अगर हम पौराणिक मान्यता के अनुसार बात करें तो सरयू नदी को कुमाऊं की पवित्र नदी माना जाता है। कुमाऊं की पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरयू को। और सरयू को दूसरा नाम स्थानीय रूप में इसको सरजू भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सरजू। ठीक है ना, जबकि हम बात करें कुमाऊं में इस काली नदी की, तो काली नदी को एक अपवित्र नदी के रूप में माना गया है। ये जो काली नदी है इसको अपवित्र नदी माना गया है, जबकि उसी की सहायक सरयू नदी को क्या माना गया है? इसको पवित्र नदी माना गया है। यानी कि काली नदी के जल को हम कहीं भी मंदिर में नहीं चढ़ा सकते। ठीक है ना, तो कुमाऊं की पवित्र नदी कौन है? सरयू नदी। और काली नदी कैसी नदी है? एक अपवित्र नदी है। इस काली नदी को पुराणों में दोस्तों, पुराणों में स्कंद पुराण में कहा गया क्या? काली नदी को श्यामा नदी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? श्यामा नदी। इस काली नदी को स्कंद पुराण में क्या नाम दिया गया है? श्यामा नदी। ठीक है, श्यामा नदी। इन फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे, कभी अगर पूछ लिया जाए कि कभी आता है ना किसी नदी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, या पुराणों में इसको क्या कहा जाता है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे की ओर बात करें तो ये पंचेश्वर डैम है दोस्तों, यहाँ पे पंचेश्वर डैम। तो पंचेश्वर डैम की बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे पंचेश्वर डैम। तो पंचेश्वर डैम अब जो बन रहा है उत्तराखंड के निर्माणाधीन है, ये सबसे ऊंचा डैम है दोस्तों। ठीक है ना, सबसे ऊंचा है ये, और इसकी हाइट है दोस्तों 6840 यानी कि 6840 मीटर। इसकी जो हाइट है ये 6840 मीटर। और ये दोनों देशों के बीच संधि है, भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी 1996 में। उस संधि के तहत इस डैम का निर्माण किया जा रहा है। तो अगर आपको पूछा जाएगा पंचेश्वर जो डैम है किन किन देशों के बीच आपसी सहयोग से ये डैम बनाया जा रहा है, तो भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है ना, अगली एक नदी की बात करें तो मैंने ऐसी भी दिखाया हुआ है रूपालिया नदी, एक नेपाल से आती है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण नदी है वहाँ की, तो इसलिए
मैंने इसे मेंशन किया, ज़्यादा ज़रूर नहीं उत्तराखंड वाली बच्चों के लिए उतनी महत्वपूर्ण है, नेपाल के बच्चे पढ़ लेंगे नहीं, वहाँ के समूह वाली तैयारी वाले होते हैं ना जो, वही पढ़ लेंगे, है ना। आगे की बात करते हैं दोस्तों। आगे जो नदी है, ये नदी है दोस्तों लोहावती नदी। लोहावती नदी एक पहाड़ी पड़ती है, ढेरनाथ की पहाड़ी, ठीक है ना। कहीं के पर घेरनाथ भी लिखा होता है, तो ढेरनाथ या घेरनाथ की पहाड़ी से लोहावती नदी निकली, और लोहावती नदी आकर मिलती है सेरा नामक स्थान पे, ठीक है। इस सेरा नामक स्थान पे लोहावती नदी मिल गई, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी नदी है इसके दक्षिण में एक गज्जार तलारू, ये नैनीताल और ये अल्मोड़ा वाले रीजन में पड़ता है गज्जार तलारू, तो यहाँ से निकलती है लदिया नदी। लदिया नदी निकली और काली नदी में चोका नामक स्थान पर आकर मिल गई। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी छोटी सी एक सहायक नदी, स्थानीय तौर पर ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण नदी है, इस नदी का नाम है दोस्तों कोयराला। क्या नाम है, ये देखिए आप, कोयराला नदी। कोयराला नदी किसकी सहायक है, तो कोयराला नदी लदिया की सहायक। और लदिया कहाँ पर आकर मिल रही है, काली से, तो ये मिल रही है दोस्तों कहाँ पे, चोका नामक स्थान पे, ठीक है। आगे बात करें तो अंतिम रूप से, वैसे कभी कभी किसी बुक्स में लिखा होता है कि किन्हीं बुक्स में लिखा होता है कि लदिया नदी जो है काली की अंतिम सहायक है, लेकिन हम इसको कैसे छोड़ें, किरोड़ा नदी। जब कहीं पे ये भी मेंशन किया हुआ तो मैंने भाई ये भी ऐड कर दिया। तो एक स्थानीय नाला होता है भाई सीरा, ठीक है ना, या सेरा, और एक दूसरा नाला होता है किरोड़ा। क्या है, एक सेरा है, एक किरोड़ा है। तो इन दोनों की संयुक्त जलधारा जब आगे आकर एक स्थान से मिल जाती है तो इनकी संयुक्त जलधारा को किरोड़ा नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, किरोड़ा। तो किरोड़ा को हम इसकी अंतिम सहायक नदी भी कह सकते हैं, और ये टनकपुर के आसपास पूर्णागिरि तीर्थ स्थित है, वहीं पर ये मिल जाती है किससे, काली नदी से। इसके बाद भाई ये नदी राज्य से बाहर हो जाती है, और राज्य से बाहर हो जाती है तो नेपाल में जाती है, फिर से यूपी में आती है, और नेपाल में से क्या नाम दिया जाता है, शारदा नाम दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो काली की लंबाई आप याद रखेंगे 252 किलोमीटर। राज्य की सबसे लंबी नदी कौन, काली नदी, ठीक है ना। तो ये रही दोस्तों आपकी काली नदी। और काली नदी के बारे में इतने ही फैक्ट्स हैं, और इनकी जो सहायक नदी इनको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये, और जो भी आपको लगे कि मैंने एक आइडिया दिया आपको, कभी भी आपको लगे कि ये थोड़ा सा विचित्र टाइप का नाम है ना, जैसे सेलायांगटी, रोंटी गार्ड, कंचुतिच, संगचुमना, ठीक है ना, संगचुमना, थुमका गार्ड, इस टाइप के अगर नाम आया और आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सीधे टिक कर दीजिएगा पिथौरागढ़ में, ठीक है ना। इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम बात करें कि काली की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों सरयू नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सरयू। और ये जो बागेश्वर है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक स्थान दिखाया बैजनाथ। तो बैजनाथ किस नदी के तट पर है, तो ये गोमती नदी के तट पर है, और ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये बागेश्वर में पड़ता है। और एक अन्य फैक्ट है दोस्तों कि ये जो धौली गंगा है ना, ये पूर्वी धौली गंगा, तो इसका जो जल है ये दिखाई देता है हरे कलर का। किस कलर का, हरे कलर का दिखाई देता है। तो हरे कलर का क्यों दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। जो इसकी तलहटी है ना, इस पूर्वी धौली गंगा की जो तलहटी है, इसकी तलहटी में जो चट्टानें पाई जाती है उनमें पाई जाती है क्लोराइड रॉक्स, ठीक है ना, क्लोराइड रॉक्स पाई जाती है वहाँ पे। तो इस कारण से इनका कलर क्या होता है, पूर्वी धौली गंगा, जैसे आपने देखा होगा कभी नहीं, जैसे भागीरथी नदी या आप कोई अलग नदी आप देखते हो, कभी कभी उसका जल कैसे दिखता है, हमें हरा टाइप का दिखता है ना। हालांकि पानी का वैसे कोई भी कलर नहीं होता, लेकिन उसकी तलहटी में जो चीज़ें पाई जाएंगी जैसे चट्टान वगैरह, तो उनका जो कलर होगा वही कलर हमें दिखाई देता है वो। तो इसमें पाई जाती है क्या, क्लोराइड रॉक्स पाई जाती है, इसी के कारण ये जो है हरे कलर के दिखाई देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जहाँ पे कोई समस्या है या समझ में नहीं आ रहा है जहाँ पे, और कहीं पे कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इस वीडियो को रखते यहीं पर। इसके बाद मैं आपको शिवालिक नदी के बारे में एक वीडियो अपलोड करूँगा, और इसके बाद मध्य हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय हमारा हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे महान हिमालय, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।